तो भैया वादे का पक्का इंसान हूँ। टोटल 15 चैप्टर आपको देने वाला हूँ रसायन में, केमिस्ट्री के अंदर। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग का भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, दोनों का डल रहा है। तो ये मेरा बुक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे करोगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बेसिकली बुक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैंने खुद हाथों से लिखा है, हर चैप्टर से 5 से 6 क्वेश्चन निकाला है जो आपके बोर्ड में रन करता है। तो पहला चैप्टर ये मैंने बता दिया था, और आज हम लोग करने वाले हैं दूसरा चैप्टर। क्या करेंगे? दूसरा चैप्टर जिसका नाम है बिलियन। ठीक है, चलो। तो बिलियन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्या बोल रहा हूँ? VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपको अच्छे तरीके से सारे के सारे प्रिपेयर कर लेने हैं, सारे के सारे मतलब बेहतर तरीके से तैयारी कर लेनी है। राइट, चलिए सबसे पहला सवाल आ रहा है कि राउल्ट्स का नियम समझाए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको भी पता है कि राउल्ट्स का नियम कितना खतरनाक है ना? और ये सवाल भाई तुम्हारे बोर्ड में क्या ही बोलूं, एकदम खतरनाक लेवल से पूछता है। ठीक है, चलो। तो कह रहा है कि राउल्ट्स का नियम, इस नियम का प्रतिपादन सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक जिसका नाम था फ्रेंकोसिस मेरी राउल्ट्स ने किया था। ठीक है, तो ये तो एक लाइन मैंने अच्छे से बताया। अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा तो ये चीज़ें याद कर लेना। मैं आपको ऑब्जेक्टिव भी कराता हूँ, शाम में 6 बजे वीडियो आती है, तो आराम से जुड़ो। ठीक है, कथन की बात करोगे तो किसी निश्चित ताप, किसी अवाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज अपेक्षित के समानुपाती होता है। अगर मैं इसको दिखाऊं तो यहाँ पर एक विलयन है जिसको हीट मिल रही है, ताप मिल रहा है, तापमान स्थिर है, जितना मतलब आग लग रहा है इसके अंदर उतना सेम लगते जा रहा है, तो एक विलयन है। ठीक है, और ये व्हाट्सएप नंबर है बेसिकली, जहाँ आपको ये पूरा एक ही बार में 99 रुपये में ऑल सब्जेक्ट का नोट्स मिल जाएगा। ये जैसे मैंने फिजिक्स का एक ही में पूरा है, ऑल चैप्टर है भाई, ऐसी केमिस्ट्री फिजिक्स सब चीज़ में है। ठीक है, चलो ये देख लिया। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा है कि विलय जो है वो अवाष्पशील होता है, P बराबर P है, आपने ऑब्जेक्टिव में देखा होगा ये चीज़ें। और इसी के अंदर ना गणितीय जो व्यवस्था होती है ना, राउल्ट्स लॉ की, उसके बारे में भी आपको बताना होता है, क्योंकि ये सवाल आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में? जितना अभी तक आपने देखा वो देख लिया। गणितीय में माना किसी वाष्पशील विलय युक्त विलयन का वाष्प दाब P है तथा विलायक का वाष्प दाब PA है, जो कि विलय के वाष्प दाब के बराबर होता है। यानी कि P जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी P के बराबर में PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है? XA के, और PA बराबर K इंटू X हो जाएगा। समीकरण 1 मान लिया, जहाँ के एक समानुपाती नियतांक है शुद्ध विलायक के लिए, XA बराबर 1 व PA बराबर P नॉट A, जहाँ की एक शुद्ध विलायक वाष्प दाब है। तो ये चीज़ें आपको लिख लेनी है बेहतर तरीके से। समीकरण फर्स्ट यहाँ से आ गया है ना, और आगे आपको क्या करना है, समीकरण पहला से आपने ये उठा लिया तो समीकरण 1 में हम मान रख देंगे जो हमारा मान था, और हमारे पास जो आ जाएगा यहाँ पर चीज़ें हो गई। फिर यहाँ से समीकरण 1 का मान रख के, ठीक है, इसको पुट आउट करके यहाँ से हम निकालेंगे। बेसिकली ये चीज़ याद रख लेना राउल्ट्स के। ठीक है, x बराबर क्या होता है? P नॉट A माइनस PA अपॉन P नॉट A। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको, मैं चाहूँ तो टेंशन मत लो, चुपचाप ये PDF ले लो। ये वीडियो किस चीज़ की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की केवल है, फिर उसका आंसर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मतलब अब टाइम नहीं है एग्जाम में यार, रटना स्टार्ट करो, है ना, थोड़ा सा समझना स्टार्ट करो। आप पढ़े हो तो बिल्कुल सही बात है, वरना आपका भाई है हर सब्जेक्ट करा रहा है, तो बस आपको क्या करना है? फोड़ना है भाई। ठीक है, कतई जहर मचानी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट दे दूँ, चलो स्टार्टिंग से देता हूँ। एक बार हमने क्या कहा था लाडलो, यहाँ से आपको लिखना है। ठीक है, चलो एक बार इतना पूरा आपको लिख लेना है, क्लियर है। उसके बाद मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है, पहला समीकरण तक। उसके बाद आपको ये थोड़ा सा पॉइंट लिख लेना है, एंड उसके बाद यहाँ से आपको ये चीज़ें लिख लेनी है ना। फिर यहाँ तक देख रहे हो कितना थोड़ा सा लेंदी टाइप है। ठीक है, क्योंकि ये 5 नंबर में आता है, बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा सवाल है, अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? क्या है? अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं? विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुछ कणों की संख्या तथा विलय कहते हैं, न कि विलय कणों की प्रकृति पर इन्हें अणुसंख्य गुण हम कहते हैं। बेसिकली एक डिफिनेशन है जिसे आप देख लेना है, और इसके अंदर भी आपको चीज़ से जाननी है, क्योंकि अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हो तो आपने देख लिया। इसमें भी आपको वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन देख लेना है, क्या होता है इसे रट लेना, और दूसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, और तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको कैसे भी करके याद कर लेने हैं, मैंने यहाँ लिख दिया था। तीसरा जो सवाल है कि मोल प्रभाज की वांट का गुणांक पर टिप्पणी करना है। क्या करना है? टिप्पणी करना है किसके ऊपर? मोल प्रभाज के वांट का गुणांक पर। तो
तो इसका आंसर देख लो, किसी बिलियन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात या विलायक एवं बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात मोल प्रभाज कहलाता है। एक बार और, मोल प्रभाज क्या कहलाता है? किसी बिलियन में विलय तथा विलायक के मोलों की संख्या का अनुपात या विलायक एवं बिलियन के मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है। माना बिलियन के दो घटक ए है या बी है, जिनके मोलों की संख्या Na व Nb है, यानी कि मान लो 2 बिलियन है आपके पास ए एंड बी, तो नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी, तुम्हारे पास 2 विलायक है। ठीक है, करेंगे ए का मोल प्रभाज क्या होता है? XA इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस Nb होता है। और बी का मोल प्रभाज क्या होता है? Nb अपॉन, सेम वही चीज़ है, जहाँ ए तहाँ बी लग जाएगा। सिंपल सा बात था, क्लियर है? तो ये आपने तीसरा क्वेश्चन भी देख लिया, आप स्क्रीनशॉट में यहाँ से ले सकते हो। मैं तो बोलूँगा कि आप PDF ही ले लो, ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा, किसी से भी घर में कह लो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में समय नहीं है, PDF रहेगा, जब मन तब देखोगे। ठीक है, चलो अगला सवाल है, मोललता और मोलरता में क्या अंतर है? मोलरता और मोललता में क्या अंतर है? सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, कर लो चुपचाप। ठीक है, चलो देखो, किसी बिलियन की मोलरता उसके 1 लीटर विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या होती है, और किसी बिलियन की मोललता, है ना, उसके 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए मोलों की संख्या कहलाती है। 1 लीटर में और 1 ग्राम के अंदर बात कर रहा है। दूसरा पॉइंट, मोलरता का संबंध बिलियन के आयतन से होता है, और इसका दूसरा पॉइंट, मोललता का संबंध बिलियन विलायक की मात्रा से होता है। उसका बिलियन की मात्रा से, इसका विलायक की मात्रा से। इसे मोल प्रति लीटर से व्यक्त करते हैं, और इसे हम मोल प्रति किलोग्राम से व्यक्त करते हैं। यहाँ पर m बराबर तुम्हारे पास एक वैल्यू दे रखा है, और एक यहाँ पर m बराबर, वो क्या है? मोलरता, और एक क्या है? मोललता। तो अच्छे से याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। अगला जो सवाल है 5 नंबर का, और इसी चैप्टर से आपके 5 नंबर में सवाल या आपके 2 नंबर में सवाल डाल देता है अंतर पूछने वाला। क्लियर है ना? आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर आपको बताना है। आदर्श विलयन क्या होता है, अनादर्श विलयन क्या होता है? थोड़ा सा मैंने इसमें भी पॉइंट आउट करा है, 3 पॉइंट हमने लिया है। यह विलियन राउल्ट्स के नियम का पालन करते हैं, या विलियन राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करते हैं। यानी कि आदर्श विलियन राउल्ट्स के नियम का पालन करता है, अनादर्श विलियन राउल्ट्स के नियम का पालन नहीं करता। पहला पॉइंट याद हो गया होगा। दूसरा, इनमें एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि डेल्टा H बराबर हमारे पास मिक्स दे रखा है, और इसमें एनेक्थैली में परिवर्तन होता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट, इसमें आयतन में परिवर्तन नहीं होता, और इसमें आयतन में परिवर्तन हो जाता है। और चौथा पॉइंट कि विलयन का आयतन अवयव के आयतनों के योग के बराबर होता है, और इसका चौथा पॉइंट, विलयन के आयतन का अवयव के योग के बराबर नहीं होता है। मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ, बट मुझे जल्दी ख़त्म करना है, क्योंकि बहुत सारे आपके चैप्टर्स हैं, है ना। तो हर चीज़ बेहतर तरीके से छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा हर चीज़। तो आपको क्या करना है, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से करते हुए चलनी है। अगला सवाल है, धनात्मक विचलन तथा ऋणात्मक विचलन के अंदर में अंतर बताना है। भाई इसके भी पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, बोलने से कोई फ़ायदा मुझे है नहीं। ठीक है, चलो अब यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं बोलूँगा कि भाई आप PDF ले लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ना उसका। चलो आगे देखो, अगला जो सवाल है, प्रसारण दाब निर्धारण कीजिए वर्करे हार्टरे विधि द्वारा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल यही है आप अगर देखोगे तो, और सबसे पहला सवाल जो बताया था। ठीक है, चलो तो वर्कले और हार्टरे द्वारा प्रस्तुत विधि एक प्रत्यक्ष विधि है। इस विधि में अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक विलयन पर वाह दाब लगाया जाता है, यानी बाहरी बल लगाया जाता है, और विलायक के अर्धपारगम्य झिल्ली में होकर विलय में प्रवेश होने वाले या रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक वाह दाब ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह से, और एक छोटा सा इसमें एक पॉइंट है कि प्रासरण को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन प्रासरण दाब कहलाता है। तो अगर पूछ देगा कि प्रासरण दाब क्या कहलाता है, तो आप इस भी डेफिनेशन लिख सकते हो मोटा मोटी, है ना। और यहाँ पर इसके बारे में ये बता दिया गया है ना, ये जो फिगर है इसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, और थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर मैंने इसके लिख दिए हैं। तो ये फिगर आप ज़रूर याद रख लेना, ये फिगर किस तरह से मैंने बनाया है विलयन का। ठीक है जी, चलो तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल था। बाकी अंतर वाले भी सवाल थे जो कि 2 नंबर और 5 नंबर में डाल देते हैं।
आपको देख के ही लगा होगा क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सारे सब्जेक्ट के सारे PDF आप ले लो, चुपचाप एग्जाम में फोड़ डालो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। थैंक यू वेरी मच।